माया एक बहुत ही तेज और चालाक लड़की थी और उसकी शादी को 10 साल हो गए थे। उसने अपने सभी ससुराल वालों का जीना मुहाल किया हुआ था। वो घर के सभी लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करती और बात बात पर ताने मारती, लेकिन उसकी सीधी सादी सास और ननद उसकी सारी बातें मान लेती थी। ऐसे ही आज का दिन भी आया। माया अपनी सास और ननद पर गुस्सा करते हुए कहती है, आपको कितनी बार बोला है कि सुबह के 7 बजे दूध लेने वाला आता है, इसलिए समय से दूध लेने के लिए उठ जाया करो। आज भी मुझे ही दूध लेना पड़ा। अगर घर की सारी जिम्मेदारियों को मैं ही पूरा करूंगी तो आप क्या करोगी? महारानियों की तरह बैठी ही रहोगी क्या? कुछ काम तो करवा ही सकती हो। माफ कर देना बहू, कल रात को मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा था, इसलिए सुबह मेरी आंख नहीं खुली। कल से मैं समय से उठने की कोशिश करूंगी और तू बिल्कुल भी परेशान मत हो। तू आराम कर, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। हाँ भाभी, आप गुस्सा मत करो। माँ की सच में बहुत ज्यादा कल तबीयत खराब थी। लाइए, घर का बाकी काम मैं करवा देती हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। रहने दे, तू कोई काम मत कर, वरना कुछ भी नुकसान ही करेगी तू। बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो तुम दोनों से, वैसे काम नहीं होता। अब माया पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। अब घर में सारा दिन ऐसा ही माहौल रहा करता था। सास और ननद सारा दिन घर का काम करते और माया उन पर हुक्म चलाती। कुछ दिनों के बाद घर में एक खुशखबरी आती है। माया का देवर रोहित, जो कि शहर में नौकरी करता था, उसने अपना ट्रांसफर गांव वाले ऑफिस में करवा लिया था। रोहित के घर वापस आने पर घर में उसकी शादी की चर्चा शुरू हो जाती है। अच्छा हो गया बेटा कि तू भी अब यहीं आ गया है। अब लग रहा है कि मेरा परिवार पूरा हो गया है। बस तेरे भी हाथ पीले करवा दूं तो मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगी। छोटी की शादी तो तुम दोनों भाई मिलकर ही कर दोगे। माँ, अभी मुझे यहाँ पर आए हुए 1 हफ्ता हुआ है और आप अभी से मुझे शादी करके पराया करने लगे हुए हैं। पर ठीक है, अगर मेरी शादी करके आपको खुशी मिलती है तो शादी कर ही लेते हैं। देखा माँ, रोहित खुद शादी करना चाहता है और सारी बात आप पर डाल रहा है। बहुत नटखट हो गया है हमारा रोहित। अब मैं पंडित जी को कॉल करके बोल देता हूँ और वो कुछ रिश्ते बता भी देंगे। एक दिन पंडित जी रोहित के लिए 2-4 लड़कियों का रिश्ता लेकर आते हैं। पूरा परिवार हॉल में साथ में बैठा हुआ था। अरे आशा जी, रोहित बेटा अब गांव आ ही गया है तो मैंने सोचा कि इसके लिए कुछ अच्छे रिश्ते ले जाऊं। ये देखिए, ये 2 लड़कियां शहर की हैं और एक लड़की अंजलि पास ही के गांव की है। बहुत ही बढ़िया और संस्कारी लड़की है। पंडित जी, हम अपने भाई की शादी गांव की लड़की से क्यों करेंगे? मेरा भाई कितना पढ़ा लिखा है, शहर में रहा है, इतने बड़े ऑफिस में काम करता है। उसके लिए तो कोई शहर की मॉडर्न लड़की ही ठीक रहेगी, जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। अगर कल को मेरे भाई का ट्रांसफर फिर से शहर में हो गया तो उसके साथ आती जाती जश्न भी तो चाहिए ना। माया चुपचाप सारी बातें सुन रही थी और उसने अपने मन ही मन में एक गहरी चाल सोची। अगर शहर की पढ़ी लिखी और मॉडर्न बहू आ गई तो वो तो मेरे सर पर चढ़कर नाचेगी, मेरा राज ही खत्म हो जाएगा। गांव की बहू आएगी तो सीधी सादी होगी, डरी सहमी रहेगी और घर में हमेशा मेरे नीचे दबकर रहेगी। उसे तो मैं अपनी नौकरानी बनाकर रख दूंगी। अरे आरती, तू कैसी बातें कर रही है? शहर की लड़कियां तो फैशन में ही लगी रहती है, घर परिवार उन्हें कहाँ संभालना आता है। हमारे घर में तो गांव की लड़की ही बिल्कुल सही फिट बैठेगी, संस्कारी भी होगी और माँ जी का हाथ भी बटाएगी। पंडित जी, आप ये अंजलि की फोटो ही पक्की कर दीजिए। अगर बड़ी बहू कह रही है तो वो सोच समझकर ही कह रही होगी। पंडित जी, आप इसी रिश्ते की बात आगे बढ़ाइए। माया के कहने पर अंजलि और रोहित का रिश्ता पक्का हो जाता है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। एक दिन माया शादी की शॉपिंग करने बाजार जाती है, जहां उसे उसकी पुरानी सहेली निशा मिलती है। अरे माया, कैसी है तू? सुना है तेरे देवर की शादी हो रही है और नई देवरानी आ रही है घर में। अब तो बस उसी का बोलबाला होगा। हाँ निशा, उसी की शॉपिंग में लगी हूँ। और बोलबाला होगा मतलब मैं समझी नहीं। अरे बेटा, अरे अब तो घर में देवरानी आ रही है तो उसी की चलेगी ना। अब तो तेरा घर पर राज चलना बंद हो जाएगा। अब तो तुझे भी सारे काम करवाने पड़ेंगे जैसे करवाती है सारी बहुएं। अरे निशा, तू मुझे जानती नहीं है क्या? मैं जानबूझकर गांव की देवरानी लेकर आ रही हूँ ताकि मैं उसे अपने इशारों पर नचा सकूं। शहर की लाती तो वो नखरे दिखाती, ये गांव की गवार तो मेरी नौकरानी बनकर रहेगी। तू बस देखती जा, तो खुद कहेगी कि समझदारी हो तो माया जैसी हो।
कुछ दिनों के बाद धूमधाम से शादी हो जाती है। छोटी बहू अंजलि घर आ जाती है। अंजलि देखने में जितनी सीधी और सरल थी, असल में उतनी ही समझदार, तेज और सुलझी हुई लड़की थी। शुरू के 1-2 दिन अंजलि घर के माहौल को चुपचाप समझती है। वो देखती है कि उसकी जेठानी माया पूरे दिन सोफे पर बैठकर टीवी देखती है और उसकी सास और ननद रसोई से लेकर झाड़ू पोछे तक का सारा काम करते हैं। अंजलि समझ जाती है कि इस घर की बीमारी क्या है। शादी के तीसरे दिन अंजलि की पहली रसोई की रस्म थी। घर में मोहल्ले की कई औरतें खाना खाने के लिए और नई बहू से मिलने के लिए आने वाली थी। माया इसे अपना पहला मौका समझती है अंजलि पर रौब जमाने का। वो एक लंबी सी पर्ची लेकर अंजलि के पास रसोई में जाती है। सुनो छोटी, आज तुम्हारी पहली रसोई है। मोहल्ले की 15-20 औरतें आ रही हैं। ये पकड़ो लिस्ट। इसमें मटर पनीर, दाल मखनी, पुलाव, 2 तरह की सब्जी, बूंदी का रायता और मीठे में गाजर का हलवा और खीर लिखी है। ये सब तुम्हें अकेले बनाना है। और हाँ, खाना बिल्कुल बाजार जैसा होना चाहिए। मेरी नाक मत कटवा देना। इस सोसाइटी की किटी पार्टी में मेरी बहुत इज्जत है। दीदी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब बन जाएगा। मुझे घर का खाना बहुत अच्छे से बनाना आता है। अंजलि समझ जाती है कि माया उसे परेशान करना चाहती है। अंजलि अपना दिमाग लगाती है और सारा काम बहुत ही स्मार्ट तरीके से मैनेज करती है। वो फटाफट से सारा खाना तैयार कर लेती है। दोपहर में जब मोहल्ले की औरतें आती हैं और खाना खाती हैं, तो सभी उंगलियां चाटती रह जाती हैं। अरे वाह आशा जी, आपकी छोटी बहू के हाथों में तो जादू है, जादू। मटर पनीर तो बिल्कुल होटल जैसा बनाया है। और ये गाजर का हलवा इतना स्वादिष्ट हलवा है कि मैंने आज तक नहीं खाया। बहुत ही गुणगान बहू मिली है तुम्हें तो छोटी वाली। माया ये सब सुनकर मन ही मन जलने लगती है और सोचती है कि ऐसा कौन सा इसे ताना मारूं कि तभी अंजलि यानी कि छोटी बहू बाहर आती है और औरतों के सामने खुद ही अपने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। वो दरअसल बात ही है चाची जी, इसमें मेरी कोई तारीफ नहीं है। मुझे तो शहर का खाना बनाना ही नहीं आता। ये सारा खाना तो माया दीदी के हाथों का है। उन्होंने ही सुबह से मेरे साथ रसोई में खड़े होकर एक एक चीज बताई है। बल्कि ये गाजर का हलवा और मटर पनीर की सब्जी तो माया दीदी ने खुद अपने हाथों से बनाई है, ताकि आप लोगों को कोई कमी ना लगे। हाँ, मैंने बनाई है? मैंने कब बनाई है? अरे माया, तो छुपा रुस्तम निकली। हमें तो लगता था तो बस हुक्म चलाती है, पर तूने तो छोटी बहू का इतना साथ दिया। बड़ी बहू हो तो तेरे जैसी हो। हाँ माया, जब हलवा तुमने ही बनाया है तो जा बेटा, अपने हाथों से हमें एक एक कटोरी और परोस कर खिला। अब तो हम तेरे हाथों से ही खाएंगे। माया फंस जाती है। अगर वो मना करती तो औरतों के सामने उसकी बेइज्जती हो जाती। सब उसे ताने कसते। माया को मजबूरन रसोई में जाकर हलवे का भारी बर्तन उठाना पड़ता है और सभी औरतों को अपने हाथों से परोसना पड़ता है। अंजलि चुपचाप सोफे पर बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए माया को काम करती देखती है। ये था अंजलि का पहला वार। इस घटना के बाद माया चढ़ जाती है। 2 दिन बाद वो अंजलि से बदला लेने की सोचती है। रविवार का दिन था। घर की काम वाली बाई छुट्टी पर थी। माया ने जानबूझकर पूरे घर के गंदे कपड़े, पर्दे और भारी भारी लहंगे बाथरूम में जमा कर दिए। अंजलि, अरे ओ छोटी, जरा इधर तो आना। जी जी बताइए दीदी। आज काम वाली नहीं आई है। ये बाथरूम में जितने भी कपड़े हैं इन्हें हाथ से धोना, मशीन में मत डालना, वरना कपड़ों का रंग खराब हो जाएगा। और हाँ, मेरे महंगे सूट और लहंगे बहुत ध्यान से धोना, एक भी दाग नहीं रहना चाहिए। मैं जा रही हूँ आराम करने। इतना कहकर माया अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अंजलि बाथरूम में कपड़ों का पहाड़ देखती है और समझ जाती है कि माया उसे गधे की तरह खटवाना चाहती है। अंजलि एक बाल्टी में माया के सबसे महंगे और चमकीले कपड़े अलग अलग निकालती है और फिर वो सीधा रोहित और अपनी ननद आरती को बुलाती है। आरती दीदी, रोहित जरा जल्दी आना, देखो दीदी के कपड़ों को क्या हो गया है। अंजलि की आवाज सुनकर माया भी घबराकर कमरे से बाहर भागती है। क्या हुआ? मेरे महंगे कपड़ों को क्या हुआ? अरे क्या हो गया? दीदी, आपके ये महंगे वाले लहंगे और सिल्क के सूट धोने जा रही थी। मैंने जैसे ही इस पर ये कपड़े धोने वाला मोटा ब्रश रगड़ने की कोशिश की, रोहित ने मुझे रोक दिया। रोहित कह रहा था कि इन कपड़ों पर ब्रश लगाने से ये फट जाएंगे। दीदी, मुझे तो गांव में बस मोटे कपड़े धोने की आदत है, महंगे कपड़े मुझे धोने नहीं आते। अगर मुझसे गलती से आपके 10-15 हजार के कपड़े फट गए तो मुझे बहुत दुख होगा।
हाँ भाभी, ये सिल्क के सूट बहुत महंगे हैं, इन्हें बहुत ही ध्यान से धोना पड़ता है, ये धुलते नहीं, ये ड्राई क्लीन होती है। नहीं आरती, जेठानी जी ने मुझे खुद बोला है कि मैं नहीं अपने हाथों से रगड़ कर धोऊं। मैं इनका आदेश कैसे टाल सकती हूँ? लाइए, मैं अभी इस मोटे ब्रश से रगड़ कर इसे साफ कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, रुक जा महारानी, रहने दे। अगर तूने मेरे इन कपड़ों पर ब्रश मार दिया तो मेरे लाखों के कपड़े कबाड़ बन जाएंगे। तो हट यहाँ से, मैं करती हूँ। लेकिन दीदी, आपके कपड़े गंदे हैं, मुझे तो काम करना है। तू जाकर मशीन में बाकी कपड़े डाल दे, ये मेरे महंगे कपड़े मैं खुद धो लूंगी, मुझे नहीं करवानी तुझसे कोई मदद। अंजलि मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। माया को अपनी चालाकी पर रोना आता है और उसे खुद अपने भारी कपड़े और लहंगे बाथरूम में बैठकर धोने पड़ते हैं। ये था अंजलि का दूसरा दाव, जहाँ जेठानी को उसी के बुने जाल में फंसना पड़ता है। माया अब पूरी तरह से झल्ला चुकी थी। उसे समझ में आ गया था कि अंजलि सीधी नहीं है। कुछ दिनों के बाद घर में दिवाली की सफाई का काम शुरू होने वाला था। माया को पता था कि इसमें बहुत मेहनत लगने वाली है। काम से बचने के लिए माया ने एक नया नाटक शुरू कर दिया। माँ जी, मेरी तो कमर टूट गई, हे भगवान, बहुत दर्द हो रहा है। क्या हो गया बहू, अचानक कमर में कैसे दर्द हो गया तेरे? पता नहीं माँ जी, सुबह से घर के काम की इतनी टेंशन हो रही थी कि कमर ही अकड़ गई। डॉक्टर ने मुझे 1 हफ्ते के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है और कहा है कि मुझे कोई काम नहीं करना। इसलिए अब घर की दिवाली की सफाई, पर्दे बदलना, जाले उतारना, ये सब अंजलि और आरती ही करेंगी। मैं तो उठ भी नहीं पा रही। अंजलि, मेरे लिए जरा बिस्तर पर ही 1 कप बढ़िया अदरक वाली चाय और पकौड़ी तो ले आओ। अंजलि तुरंत समझ जाती है कि माया काम चोरी कर रही है, दिवाली की सफाई से बचने का बहाना बना रही है। अंजलि ने सोच लिया कि अब दीदी का ये भूत तो उतारना पड़ेगा। हे भगवान, दीदी इतनी बुरी हालत। माँ जी, कमर का दर्द तो बहुत खतरनाक होता है, अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो उम्र भर के लिए दीदी बिस्तर पर पड़ जाएगी। हाँ अंजलि, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, जा मेरे लिए चाय पकौड़े ले आ। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसे दर्द में चाय और पकौड़े बिल्कुल नहीं। तली भुनी चीजें तो दर्द को और बढ़ा देती हैं। आप रुकिए, मेरे गांव के पास एक बहुत बड़े वैद्य जी रहते हैं जो हड्डियों और नसों के माहिर हैं। मैं अभी रोहित को भेजकर उनका खास लेप और दवा मंगवाती हूँ। अंजलि रोहित को फोन करके वैद्य जी से एक बहुत ही कड़वा काढ़ा और लेप मंगवा लेती है, जिससे बहुत तेज बदबू आ रही थी। शाम को अंजलि वो लेप और काढ़ा लेकर माया के कमरे में जाती है। साथ में पूरी फैमिली भी होती है। दीदी उठिए, ये देखिए वैद्य जी ने काढ़ा दिया है, ये आपको दिन में 3 बार पीना है। छी, ये कैसी बदबू आ रही है इसमें गट्टा सी, मैं ये सड़ा हुआ पानी नहीं पीऊंगी। अरे पी ले बहू, छोटी तेरे लिए इतनी दूर से दवाई मंगवा कर ला रही है कि तेरी कमर ठीक हो जाए, और तू मना कर रही है। परिवार के दबाव में आकर माया को वो कड़वा और अजीब सा काढ़ा पीना पड़ता है। काढ़ा पीते ही उसका मुंह कड़वा हो जाता है और उसे उल्टी आने लगती है। और सुनिए दीदी, वैद्य जी ने सबसे जरूरी बात बोली है, जब तक आपकी कमर का दर्द बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता, आपको अन्न नहीं खाना। आपको सिर्फ उबली हुई लौकी और बिना नमक की खिचड़ी खानी है, ना कोई मीठा, ना कोई मसालेदार खाना। और हाँ, ये लेप मैंने आपकी कमर पर लगा दिया है, अब आप 3 दिन तक नहा भी नहीं सकती। क्या? 3 दिन तक बिना नमक की खिचड़ी, नहाना भी नहीं, वो भी इस बदबू वाले लेप के साथ? पागल हो गई है क्या तू? मेरा दर्द ठीक हो गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। दीदी, आप ऐसे कैसे ठीक हो गई? आप तो सुबह उठ भी नहीं पा रही थी। रोहित, तुम दीदी को बिल्कुल बिस्तर से उठने मत देना, मैं दीदी के लिए उबली हुई लौकी लेकर आती हूँ। और माँ जी, आज रात को हम सबके लिए छोले भटूरे और गुलाब जामुन बनेंगे। दीदी बेचारी तो सिर्फ उबली हुई लौकी खाएगी। उस रात पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर मजे से छोले भटूरे और गुलाब जामुन खाता है, और माया को अपने कमरे में बैठकर फीकी उबली हुई लौकी खानी पड़ती है। जब माया कमरे से बाहर आती है तो सबको इतना स्वादिष्ट खाना खाते ही देखती है तो उसकी भूख और बढ़ जाती है, और अगले दिन तक अंजलि ने माया को बेड से हिलने नहीं दिया और फीकी खिचड़ी खिलाई। माया भूख और कड़वे काढ़े से तड़प उठी। उसे समझ आ गया कि छोटी बहू पर हुक्म चलाना उसके बस की बात नहीं। तीसरे दिन माया से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो रोते हुए अपने कमरे से बाहर आई और सीधे अपनी सास आशा के पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझे कोई कमर दर्द नहीं है, मैं तो बस घर की सफाई से बचने के लिए झूठ बोल रही थी। मुझसे ये उबली हुई लौकी अब और नहीं खाई जाती, मुझे माफ कर दो। बहू,
ये तो क्या कह रही है? तूने हमसे झूठ बोला। हाँ माँ जी, मैं इतने सालों तक आपको और आरती को बहुत परेशान करती थी। मैंने हमेशा आप लोगों को नौकरानी समझा और खुद को महारानी। मुझे लगता था कि अंजलि गांव की है तो मैं उसे डरा कर रखूंगी, लेकिन इसने तो मेरे सारे गुरूर को तोड़ कर रख दिया। मुझे माफ कर दे छोटी, मैं समझ गई हूँ। तू जानबूझकर मेरे साथ ये सब कर रही थी ना, ताकि मुझे मेरी ही भाषा में सबक मिले। अंजलि आगे बढ़कर माया के हाथ पकड़कर उसे उठाती है। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? आप मुझसे बड़ी हैं, हाथ मत जोड़िए। मेरा मकसद आपको तकलीफ देना या आपका अपमान करना नहीं था। मैं बस आपको ये एहसास दिलवाना चाहती थी कि जब हम दूसरों पर हुक्म चलाते हैं और उन्हें नीचा दिखाते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है। तूने मेरी आंखें खोल दी अंजलि। मैंने अपने अहंकार में इस परिवार की अहमियत को कभी समझा ही नहीं। दीदी, परिवार का मतलब किसी पर राज करना या किसी को नौकरानी समझना नहीं होता। परिवार का मतलब होता है एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे की मदद करना और मिलजुल कर रहना। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो काम भी जल्दी होगा और आपस में प्यार भी बढ़ेगा। आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। क्या हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? हाँ भाभी, अंजलि बिल्कुल ठीक कह रही है। हम सब मिलकर रहेंगे तो घर में स्वर्ग बन जाएगा। मेरी दोनों बहुएं मेरे घर की लक्ष्मी है। मुझे पुरानी बातों से कोई गिला शिकवा नहीं है। माया अपनी सास के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसने अपनी ननद आरती और छोटी बहू अंजलि से भी माफी मांगी। उस दिन के बाद से माया बिल्कुल बदल गई। उसने घर के हर काम में अपनी सास और अंजलि का हाथ बटाना शुरू कर दिया। अब वो घर में किसी पर चिल्लाती नहीं थी, बल्कि सबके साथ हंस बोल कर रहती थी। जिस घर में पहले दिन रात ताने और झगड़े सुनाई देते थे, अब वहाँ सिर्फ खुशियाँ और हंसी गूंजने लगी थी। छोटी बहू की सूझबूझ ने एक बिखरते हुए परिवार को हमेशा के लिए एक कर दिया।